हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमैनिटी साइंस के डर से नहीं इंटरेस्ट से लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस बुक 2 ऑफ क्लास 12। द चैप्टर नेम इज क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये वाला चैप्टर हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड है। जब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी तब उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था और क्यों इमरजेंसी लगी थी, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट हेडिंग इज बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगी तो उसके पीछे के कारण क्या थे। जैसे इस टाइम पे हम देखा था कि जैसे चेंजेस होने लगे थे हमारे पॉलिटिक्स में। इंदिरा गांधी 1967 से जब इंदिरा गांधी पीएम बनी तब उनकी पॉपुलैरिटी तब से ही बढ़ने लगी थी। इस पीरियड में ऐसा बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी था, जैसे अपोजिशन साथ में आ गए थे और उन लोगों ने नॉन कांग्रेसिज्म आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया था। दैन हमने देखा था कि पोलराइज हो गई थी हमारी पॉलिटिक्स। जैसे कि पोल का मतलब होता है कि जैसे आप रिलेट कर सकते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, देयर आर ओनली टू पोल्स। जैसे हमारे पॉलिटिक्स में भी ऐसा हो गया था कि जैसे कांग्रेस है और अदर पार्टी सारी साथ में आ गई हैं, तो कांग्रेस का पोल हो गया, एक एक अदर पार्टीज़ का पोल हो गया, क्योंकि सारी पार्टियां साथ में आ गई थी, कोई पार्टी बची ही नहीं थी, इसलिए दो पोल से क्रिएट हो गए थे। इसलिए कहा गया है कि हमारी पॉलिटिक्स पोलराइज्ड हो गई थी। देन हम अगला देखते हैं कि अभी इसी टाइम पे जैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के डिसीजन को बाउंड करने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने लगी थी गवर्नमेंट के डिसीजन में। जैसे कि गवर्नमेंट इस टाइम पे गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम लाने लगी थी जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड होते थे। और लैंड रिफॉर्म्स और लैंड रिलेटेड ये लोगों का क्या है, फंडामेंटल राइट्स था उस टाइम पे। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी था सबके पास, ये फंडामेंटल राइट था। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रही थी इस टाइम पे। जैसे कि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सारे राइट्स को कर्टेल कर रही थी इसी टाइम पे। इसीलिए कहा गया है कि जुडिशरी एंड गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था। देन हम देखेंगे कि इसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा रोक लगाना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए हम रोक लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। देन हम देखेंगे कि इसी टाइम पे कांग्रेस पार्टी का क्या कहना था। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये सिर्फ ये जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी जो है उसको कर्टेल करना चाहता है, पार्लियामेंट को नीचे दिखाना चाहता है, कम दिखाना चाहता है अपने आप से, इसलिए ये हमें रोक रहा है। गवर्नमेंट को प्रोग्राम जो पुअर रिलेटेड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से रोक रहा है। देन हम देखेंगे कि इस टाइम पे इसको ये सब सॉल्व कैसे हुए। ये सब सॉल्व हुआ केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस 1973 में एक केस फिर हुआ, जैसे कि उसका नाम था 13 जज की बेंच बैठी थी 24 अप्रैल 1973 को। इसमें डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसकी डेफिनीशन भी नहीं उस टाइम पे प्रोवाइड की गई। और इसमें कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर कौन से प्रोविजंस आते हैं, कौन से प्रोविजंस नहीं आते हैं। सो इसी में के चलते ये इमरजेंसी भी आप समझ सकते हैं कि इस केस के चलते ही समझिए इसका इम्प्लीमेंट, जैसे कि ये जहाँ इम्प्लीमेंट हुआ गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे ये हमारी पावर को कम करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों ने जैसे हम देखेंगे अभी कि इमरजेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इसी जैसे ये केस हुआ था इसी केस को कम करने के लिए, जैसे इस केस में डिसीजन जो सुनाए गए थे इसके डिसीजन को अवॉइड करने के लिए ये सब किया गया था इमरजेंसी के टाइम में। आप तो समझ सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। दैन जैसे जो गवर्नमेंट है उसका कहना था कि ये जो कोर्ट है वो सिर्फ एक कंजर्वेटिव है, और ये गवर्नमेंट को रोक रहा है कि जो पुअर रिलेटेड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, जुडिशरी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, इसलिए ये हमें रोक रहा है जो पुअर रिलेटेड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी टाइम पे देखा हमने कि बहुत ज़्यादा अपोनेंट्स और इंदिरा गांधी जी के बीच में भी बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी। देन हम देखेंगे इकोनॉमिक कंटेस्ट कैसा था। जब इमरजेंसी लगी तो हमारे ऊपर जैसे हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आया था, तो हमने देखेंगे कि 1971 का जब इलेक्शन हुआ कांग्रेस ने स्लोगन दिया था कि गरीबी हटाएंगे हम। लेकिन जब हम उस टाइम पे जब इलेक्शन हो गया तो फिर लोगों ने देखा गरीबी तो हटी नहीं, गरीबी और आ गई। तो देखते हैं
कि जैसे कि गरीबी कुछ हटी नहीं, और जो 1971-72 का जो बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ उसकी वजह से 80 लाख जो पीपल्स थे वो हमारे इंडिया में आ गए, बॉर्डर को क्रॉस करके ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को ही आ गया है। और हमारा वॉर हो गया किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो यूएस एलाई था पाकिस्तान, तो यूएस ने हमको सपोर्ट करना बंद कर दिया। ये हमारे लिए एक घाटा हुआ। जैसे पहले हमने देखा कि हमारे इकोनॉमिक कंटेस्ट था कि हमारे इकोनॉमिक कंटेस्ट पहले से ही बुरा था, क्योंकि गरीबी हटाओ आपने कह तो दिया था लेकिन गरीबी हटी नहीं थी। दूसरा था कि बांग्लादेश क्राइसिस हो गई थी। बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से हमारे इंडिया में 80 लाख जो बांग्लादेशीज हैं वो आ गए थे हमारे यहाँ पे रिफ्यूजी बन के। सो ये दूसरा कारण था। तो इकोनॉमी में तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना आने की वजह से। और तीसरा ये था कि जो यूएस एड प्रोवाइड करती थी वो उसने भी बंद कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान एलाय था उसका, इसलिए वो कह रहे थे कि हमारे एलाय के साथ जो लड़ाई करेगा हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। देन ऑयल के प्राइसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इस टाइम पे, और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो महंगाई है, जैसे प्राइसेस की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे अभी हम देखते हैं कि 4 to 6% के बीच में महंगाई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन इस टाइम पे देखिए 23% हो गई थी 1973 में, एंड 30% हो गई थी 1974 में। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ ये हमारा फोर्थ है कि फोर्थ रीजन है कि फोर्थ वो है रीजन है कि क्यों इमरजेंसी हमारे यहाँ पे लगी थी, उसके इकोनॉमिक कंटेस्ट में फोर्थ पॉइंट है ये। सो इस टाइम पे हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था रूरल एरिया में। जैसे कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम था, वो सॉरी बहुत ज़्यादा था, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम था, सॉरी फॉर डैट। एंड हम देखेंगे कि इस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, गवर्नमेंट ने सैलरी भी रोक दी अपने एम्प्लॉयज़ के। मानसून भी इस टाइम पे फेल हो गया था 1972-1973 में। और एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हो गई थी। जैसे हमारे यहाँ पे 8% डिक्लाइन हो गई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन का हो गया था गवर्नमेंट की तरफ। सो अगला दिया है हमारे पास कि इसी टाइम पे नॉन कांग्रेस पार्टी भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी गवर्नमेंट के खिलाफ स्टूडेंट की हेल्प से। और इस टाइम पे मार्क्सिस्ट ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गए थे, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे। उन लोगों ने हथियार उठा लिए थे, जो वो चाहते थे कि ये जो सिस्टम है पॉलिटिक्स का, जो गवर्नमेंट का सिस्टम, उसको उठा के फेंक दें और सिर्फ लोगों को सबको बांट दें, लोगों के हाथ में पावर आ जाए। जैसे ये कौन से थे, ये जो ये मार्क्सिस्ट ग्रुप थे, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी से, जिनको माओइस्ट भी हम जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे थे? ये नक्सलाइट थे वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मेजर, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए इनको हटाने के लिए। सो अब दूसरा है कि गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स, हमने देखा कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पार्टी जो प्रोटेस्ट करने लगी थी, अपोजिशन पार्टी। तो हमने इस टाइम किसकी हेल्प से? स्टूडेंट की हेल्प से। तो अब हम दो एरिया देखेंगे जहाँ पे स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। गुजरात एंड बिहार में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ इन स्टेट्स में दोनों जगह कांग्रेस पार्टी ही थी रूलिंग कांग्रेस पार्टी की ही थी दोनों स्टेट्स में। जनवरी 1974 में स्टूडेंट जो गुजरात के थे उन लोगों ने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया, किसकी वजह से? प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, फूड ग्रेन्स का, कुकिंग ऑयल का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, एंड इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और करप्शन जो गवर्नमेंट करती है उसके खिलाफ। सो 4 रीजन की वजह से हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट गुजरात में ऑर्गेनाइज हुआ था 1974 में। फर्स्ट रीज़न है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था फूड ग्रेन्स का, सेकेंड है कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा था, एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ का भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, एंड फोर्थ है कि करप्शन के खिलाफ, जो गवर्नमेंट करप्शन कर रही थी उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। एंड इस टाइम को इस प्रोटेस्ट को मेजर जो अपोजिशन पार्टीज़ ने भी ज्वाइन किया था, स्टूडेंट ने स्टार्ट किया था, लेकिन जो पार्टीज़ हैं मेजर पार्टीज उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। इसकी वजह से अब ये आ गया, खतरा आ गया, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा यहाँ पर वायलेंस होने लगा। इसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर मोरारजी देसाई ने, जो कांग्रेस ओ के लीडर थे, जो प्रोटेस्ट में भी भाग ले रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आप फ्रेश इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मैं फास्ट रख रहा हूँ अपनी डेथ तक, जब तक मेरी जान नहीं चली जाएगी तब तक मैं फास्ट रखूँगा। इसकी वजह से गवर्नमेंट में 1975 में इलेक्शन करा दिए गए, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई। देन
देन हम देखेंगे अगला जो बिहार में कैसे मूवमेंट हुआ था मार्च, अब उस वाला होता है वो वाला जो गुजरात में हुआ था वो जनवरी में स्टार्ट हुआ था, फिर ये बिहार में मार्च में स्टार्ट हुआ था। मार्च 1974 में स्टूडेंट्स साथ में आए बिहार में, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। किसकी वजह से? राइजिंग प्राइस की वजह से, फूड स्कैरसिटी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एंड करप्शन की वजह से। इसके बाद इन लोगों ने जो स्टूडेंट्स थे इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को बुलाया अपने ये जो प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए, जिन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था सोशल वर्क के लिए। जब ये इन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया जयप्रकाश नारायण जी ने कि हम आपके जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट तो कर जाएंगे, लेकिन आपको हमारी दो बातें मानना होगा कि आपको एक चीज़ ये करनी होगी कि आपको वायलेंस नहीं करना होगा, नॉन वायलेंस अडॉप्ट करना होगा, एंड इसको आपको ये जो प्रोटेस्ट है बिहार तक बस नहीं सीमित रखना है, आपको पूरे इंडिया में फैलाना है, एक जगह सीमित करके नहीं रखना है। तो स्टूडेंट ने इनकी बात मान ली, इसलिए ये लोग भी अब प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। अब जब प्रोटेस्ट में शामिल हो गए ये स्टूडेंट्स ने मूवमेंट फिर स्टार्ट करे ज़ोरों शोरों से। ये लोग नेशनल अपील करने लगे कि आप लोग नेशनल अपील करने लगे कि ये कांग्रेस पार्टी को ही हटाओ पूरी तरह से। देन जयप्रकाश नारायण जी ने डिमांड किया कि कांग्रेस पार्टी बिहार में हट जाए। फिर उन लोगों जयप्रकाश नारायण जी ने टोटल रिवोल्यूशन का कहा कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर में चेंज होना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं, सोशली भी, इकोनॉमिक भी एंड पॉलिटिकली भी। जैसे पुअर, अभी भी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी पुअर थी, उसको चेंज करना है, एंड सोशली भी चेंज करना है, इनक्वालिटी हटाना है, एंड एक पॉलिटिकल उनका एक कारण था कि कांग्रेस पार्टी को हटाना है क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये सिर्फ रिच को फ़ायदा करती है। देन अब इसमें तभी हम इसको ट्रू डेमोक्रेसी कह सकते हैं। इसकी वजह से बंस, घेराज एंड स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज होने लगे, एंड इसकी वजह से बिहार गवर्नमेंट ने इतना होने के बावजूद भी उन्होंने रिजाइन नहीं दिया अपनी पोस्ट से। अब इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये फिर मूवमेंट्स जो बिगिनिंग हुई थी बिहार से, उसने नेशनल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करने लगा, वो अदर पार्ट्स में भी फैला, और इसी से इफेक्ट होकर जो रेलवे के वर्कर्स थे उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया। 1974 में उन लोगों ने सारी रेलवे को रोक दिया कि रेलवे नहीं चलेगी क्योंकि गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं प्रोवाइड कर रही है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रही है। देन 1975 में जो जयप्रकाश नारायण जी हैं इन्होंने एक मार्च निकाली, मतलब रैली टाइप में पार्लियामेंट के सामने से निकाली। इन्होंने ये जो थी ये बहुत बड़ी रैली थी, इसको बहुत ज़्यादा नॉन कांग्रेस पार्टीज ने सपोर्ट किया, जैसे भारतीय जनसंघ हो गया, कांग्रेस ओ पार्टी हो गई, एंड भारतीय लोक दल हो गया, एंड सोशलिस्ट पार्टी हो गई, और अदर कुछ पार्टी हो गई। देन जेपी को ये लोग ऐसा प्रोजेक्ट करते थे कि ये अल्टरनेटिव, जेपी यहाँ पे हैं जयप्रकाश नारायण जी, इनको समझते थे कि यही हमारे लीडर्स हो सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ, और यही इंदिरा गांधी जी की रिप्लेस कर सकते हैं, इंदिरा गांधी की जगह पे पीएम बन सकते हैं। सो इनको ट्रू डेमोक्रेसी का एक प्रतीक माने जाने लगा, चिन्ह माने जाने लगा, साइन माने जाने लगा। देन फिर था ये तो आपकी रेलवे स्ट्राइक है। चलिए अब हम ये पढ़ लेते हैं जो हमारे ये नक्सलाइट मूवमेंट कैसा था। इन 1967 में एक पीजेंट्स ने हमला कर दिया नक्सलबारी पुलिस स्टेशन के एरिया के पास में। जो पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? दार्जिलिंग हिल्स में, वेस्ट बंगाल में है। नक्सलबारी पुलिस स्टेशन में ही हमला कर दिया था। इन 1960 अ पीजेंट अपराइज टुक प्लेस इन द नक्सलबारी पुलिस स्टेशन। देखिए ये लिखा है ना कि नक्सलबारी पुलिस स्टेशन में ही हमला कर दिया था इन लोगों ने। किसकी लीडरशिप थी इसमें? लोकल लीडर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट जो CPIM है उसके लीडर्स ने ही ये सब स्टार्ट किया था। नक्सलबारी जो पुलिस स्टेशनों के पास में जो हुआ था ये मूवमेंट, वो और भी स्टेट्स में फैल गया, एंड इसको कलेक्टिवली क्यों क्या कहना जाने लगा? नक्सलाइट मूवमेंट, क्योंकि नक्सलबारी स्टेशन से ही स्टार्ट हुआ ना कि नक्सलबारी में उन लोगों ने अटैक कर दिया, तो इसलिए क्या कहा उन पीजेंट्स को? नक्सलाइट, एंड नक्सलाइट मूवमेंट उनके मूवमेंट को कहा। देन 1969 में ये जो CPIM है ये टूट गई CPIM में और CPIML ने। CPIML क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट
ये अदर पार्टी बन गई जिसके लीडरशिप चारू मजबूदार थे। एंड इन्होंने आर्ग्यू किया कि डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी एक सैम की तरह है एंड शर्मनाक है। एंड अडॉप्ट किया उन्होंने एक स्ट्रेटजी ऑफ गुरिल्ला वार की, वो जो छुप के इन गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर करेंगे। नक्सलाइट मूवमेंट का मतलब ये था कि ये जो लैंड ओनिंग क्लास है, रिच लैंड ओनर्स है, उनसे ज़मीन छीन कर वायलेंट यूज करके, आप वायलेंट मेथड का यूज करके उनसे ज़मीन छीन कर लैंडलेस जो सपोर्टर्स हैं उनको प्रोवाइड कर देना। एंड इन लोगों ने वायलेंट का सहारा लिया अपने इस गोल को फुलफ़िल करने के लिए। एंड ये भी देखा गया कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन अडॉप्टेड किया गया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया। एंड नक्सलाइट मूवमेंट सिर्फ यहीं तक नहीं एंड रहा, इसने स्प्रेड भी करा बहुत ज़्यादा पार्ट्स में, वेस्ट बंगाल में तक बस नहीं सीमित रहा, ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स में भी फैला। नक्सलाइट मूवमेंट्स जो वेरियस पार्टीज में देखा जा सकता है, लेकिन ये पार्टी जो थी ये खुले में ही ये सब कर रही थी। और भी पार्टीज में ऐसे लीडर्स हैं लेकिन वो सामने सामने नहीं करते, छुपके से किसी को पॉइंट आउट करके किसी को हिसका के टाइप में कराते हैं, लेकिन ये सामने सामने ही प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के एंड गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंट मेथड का यूज कर रहे थे। सैन हम देख सकते हैं कि ये जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला 9 स्टेट्स की, और 9 स्टेट्स जो हैं अभी हम देख सकते हैं कि 9 स्टेट्स की 75 डिस्ट्रिक्ट्स इससे प्रभावित हैं। और ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स कैसी हैं जहाँ पे बैकवर्डनेस है एंड आदिवासी जहाँ पे रहते हैं, ये इन एरिया में जो शेयर क्रॉपर्स हैं एंड टीनेंट्स हैं और स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं उनको बेसिक राइट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए वो लोग वायलेंट मेथड का यूज करते हैं एंड फोर्स किया जाता है उनको। और वो लोग ऐसा भी देखते हैं कि जो उनके रिसोर्स हैं वो आउटसाइड के पीपल से कंज्यूम कर रहे हैं और उनके रिसोर्सेज घट रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एंड ये जो मनी लेंडर से वो पैसे लेने जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, इन पे हाई इंटरेस्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, इसलिए इन लोगों ने वायलेंट मेथड का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ये है एक रीज़न है क्योंकि क्यों बैकवर्ड एरिया में ही ये मूवमेंट फैल रहा था, क्योंकि वहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था जो मनी लेंडर्स हैं एंड बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं। दैन गवर्नमेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा वायलेंट मेथड्स का यूज किया इनसे डील करने के लिए, जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविटिस्ट जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स को जो देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो उन लोगों ने बताया कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वायलेंट मेथड्स का यूज किया है इस सब को करने के लिए। और वायलेंट मेथड के यूज करने के साथ साथ इन लोगों ने जो नक्सलाइट हैं उनकी राइट्स को भी वायलेट किया है, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था इसकी वजह से। और ये भी हुआ है कि जैसे जो लोग जिन लोगों की कोई गलती भी नहीं है वो भी इसमें मारे गए हैं इन गवर्नमेंट और नक्सलाइट मूवमेंट की वजह से। ध्यान अब हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि रेलवे स्ट्राइक भी ऑर्गेनाइज होने लगी थी 1974 इसी से प्रभावित होकर जयप्रकाश नारायण जी से। सो हम देखते हैं कि इसमें क्या था, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो रेलवेज मैन की थी उन लोगों ने, जिसके हेड थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन लोगों ने एक नेशन वाइड कॉल दी थी जो एम्प्लॉयज़ थे रेलवे के, उनको कहा था कि आप लोग अब अपनी सर्विस को छोड़ दीजिए एंड कोई भी वर्क नहीं करेगा रेलवे डिपार्टमेंट ने, क्योंकि जो हमारी जो गवर्नमेंट है इनकी डिमांड थी कि आप बोनस इंक्रीज करो और सर्विस कंडीशन भी हमें प्रोवाइड करो। गवर्नमेंट ने इन डिमांड का बहुत ज़्यादा अपोज किया, इसलिए जो एम्प्लॉयर्स हैं इंडिया के, जो लार्जेस्ट सेक्टर है हमारा, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, उसमें स्ट्राइक ऑर्गेनाइज हुई मई 1974 में। एंड रेलवेज एम्प्लॉयज़ ने पूरी तरह से लेबर अनरेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया, वो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे रेलवे में। एंड इसी की वजह से ये भी एक क्वेश्चन उठने लगा, क्या आप अपने राइट्स टू वर्क को जैसे राइट टू वर्कर होते हैं, सबके पास जो काम करते हैं उनके पास राइट टू वर्क भी होता है, सॉरी राइट ऑफ वर्कर्स भी होते हैं, तो क्या ये क्वेश्चन उठने लगा कि आप अपने राइट्स ऑफ वर्कर को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी देश की एक जो लार्जेस्ट बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर है उसको ही आप ठप करा देंगे, क्या ये भी हो सकता है? गवर्नमेंट ये सब जगह क्वेश्चन उठने लगा था। देन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो आप स्ट्राइक कर रहे हैं ये इलीगल है, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कोई भी आपकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं करेंगे। देन
अरेस्टेड जो लीडर्स हैं उनको भी जो लीडर्स जो थे ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको भी अरेस्ट किया गया और आर्मी उतार दी गई जो रेलवे ट्रैक्स को तोड़ रहे थे। ये मूवमेंट्स जो 20 दिनों के बाद रोक दिए गए और गवर्नमेंट ने कोई भी इसमें सेटलमेंट नहीं की। देन हम अपन देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे जुडिशरी के साथ, जैसे कि तीन पॉइंट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। जैसे गवर्नमेंट कह रही थी क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सेकंड ये था कि पार्लियामेंट क्या राइट टू प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है जो एक्ट है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कर सकती है। देन तीसरा क्वेश्चन गवर्नमेंट ने उठाया, पार्लियामेंट ने उठाया कि पार्लियामेंट जो है वो राइट को कर्टेल कर सकती है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में। सो मैंने अभी बताया था कि केशवानंद भारती केस से ये डिस्प्यूट सेटल हुआ। इस केस में कहा जो 13 जजेस की बेंच थी उसने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं चेंज कर सकते हो और राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आती, इसलिए आप इसको चेंज कर सकते हो। इसीलिए 1976 में 44 अमेंडमेंट हुआ था, उसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया गया था, उसको फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट ही बना दिया गया था एंड आर्टिकल 300A में उसको डाल दिया गया था। देन अब हम देखते हैं कि फिर और क्या हुआ, और भी कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव देखा गया। इसमें देखा गया कि टेंशन देखा गया, देख सकते हैं आप कि जैसे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस के बाद तुरंत ही एक वैकेंसी खाली हो गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। इसमें होता है चीफ जस्टिस वो बनता है जो सीनियर मोस्ट जज होता है, लेकिन पार्लियामेंट ने ऐसे जज को अपॉइंट कर दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट किसके हाथ में होते हैं, पीएम के हाथ में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे कैंडिडेट को अपॉइंट कर दिया जो केस हुआ था केशवानंद भारती केस में जो गवर्नमेंट की साइड था, ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी साइड था। जैसे जुडिशरी की साइड नहीं था जो जज, और गवर्नमेंट के साइड था उसको अपॉइंट कर दिया, क्योंकि 3 जज थे उसको छोड़ के, 3 जजों को छोड़ के जो उससे सीनियर थे, जैसे एएन राय ये सीनियर नहीं थे सबसे जज, 3 और जज थे जो सीनियर थे, जिन्होंने गवर्नमेंट के डिसीजन को कहा था कि गवर्नमेंट जो करना चाह रही, गवर्नमेंट को बिल्कुल तरह से अपोज किया था, कह सकते हैं हम अपोज किया था, प्रोहिबिट किया था, मना किया था कह सकते हैं हम, एंड मिलिटेट किया था। मिलिटेट मीन्स भी ये होता है अपोज करना, तो अपोज किया था उन्हीं, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब भैया तुम रुको, अब हम इसको बना देंगे, जिसने हमारा सपोर्ट किया हम उसको बना दे रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। सो हम देख सकते हैं कि इसमें भी पार्लियामेंट ने कैसे पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगे। ये फर्स्ट केस था। सो ऐसा अब एएन राय चीफ जस्टिस बन गए, तो जो गवर्नमेंट के साथ में जो गवर्नमेंट में लोग थे वो लोग फ़ायदा उठाने लगे इस पोस्ट का, गवर्नमेंट जुडिशरी के करीब आके फ़ायदा उठाने लगी। एंड देख सकते हैं कि फिर दूसरा एक क्या हुआ जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में। एक केस हुआ कि जो था हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि गांधी जी नहीं, इंदिरा गांधी जो हैं उनका इलेक्शन इनवैलिड है। अब हम देखते हैं कि इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर हुई। जैसे कि 12 जून 1975 को जो जस्टिस जगमोहन लाल सिंह जो इलाहाबाद कोर्ट के हैं, उन लोगों ने जजमेंट सुनाया था कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो है इनवैलिड है। इसकी पिटीशन फाइल की थी राज नारायण जी ने, जो सोशलिस्ट लीडर थे, और ये वो कैंडिडेट थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ा था 1971 के इलेक्शन में। इस पिटीशन को ये जो पिटीशन थी वो चैलेंज करती थी कि जो इलेक्शन इंदिरा गांधी जी ने जीता है वो अनफेयर मीन्स से जीता है। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो सर्विस जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनकी सर्विस को इलेक्शन कैंपेन में यूज किया था। तो जो हाई कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया कि अब जब ये एमपी ही नहीं है तो ये पीएम कैसे हो सकती हैं। तो ये हुआ कि जब ये एमपी ही नहीं है तो इनको 6 महीने के अंदर इलेक्ट होना होगा, और इसी समय पे जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कर्टेल कर दिया हाई कोर्ट के डिसीजन को। उसने कहा कि अभी भी ये पीएम हैं,
ये डिसीजन कब आया? जून 24 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। 12 जून 1975 को डिसीजन आया था किसका? हाई कोर्ट का। एंड 24 जून को 1975 को आया था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। इन्होंने कहा था कि अभी तक पार्शियल से लगा दिया था किसके ऊपर? हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। इन्होंने कहा था कि वो अभी भी MP हैं, और लेकिन सिर्फ वो पार्ट नहीं ले सकती हैं, जो लोकसभा की प्रोसीडिंग है उनमें नहीं जा सकती हैं। देन अब हम देखेंगे कि कैसे क्राइसिस हुआ एंड रिस्पॉन्स कैसे किया गवर्नमेंट ने। जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज लेड की गई थी, उन लोगों ने प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया गांधी जी के गांधी जो इंदिरा गांधी थी उनके रेजिग्नेशन के लिए कि आप रिजाइन कर दो। बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन निकालने जाने लगे, एजिटेशन होने लगा। दिल्ली के रामलीला में 25 जून 1975 को बहुत ज़्यादा एजिटेशन निकाली जाने लगी। जयप्रकाश नारायण जी ने अनाउंस कर दिया कि आप नेशन वाइड सत्याग्रह के लिए, कि सब लोग अब सत्याग्रह पे उतर आइए, सिर्फ हम ही लोग नहीं, अब ये कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी को हटना ही होगा। तो देन इन्होंने और भी कहा कि जैसे कि आर्मी से भी कहा कि आप इनकी बात मन सुनिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी कहा कि इनकी बात मन सुनिए, ये इलीगल है, इमोरल है, और कंट्री भी पूरी ऐसा लग रहा था कांग्रेस के खिलाफ हो गई है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी और 25 जून 1975 को उन्होंने कहा कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेज हो रही है। आर्टिकल 352 हमारा कहता है कि अगर आपको एक्सटर्नल थ्रेट है या इंटरनल डिस्टर्बेंसेज है, आप इमरजेंसी लगा सकते हो। तो गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल को यूज करके इमरजेंसी लगा दिया। टेक्निकली स्पीकिंग ये पावर में तो था, ये गवर्नमेंट के पावर में था। अगर हम कहें कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर प्रोवाइड करती है, सो गवर्नमेंट ने इस स्पेशल पावर का यूज कर लिया इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। इमरजेंसी का डिक्लेयर होते ही ऐसा हो जाता है कि जो फेडरल अरेंजमेंट है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का जो रूल आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि इस टाइम पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और कर्टेल कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को भी। एंड गवर्नमेंट ने इमरजेंसी को देखा गया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं रहती है, और डेमोक्रेसी भी पूरी तरह से भंग हो जाती है, बिल्कुल तरह से ख़त्म हो जाती है। स्पेशल पावर गवर्नमेंट ने यूज कर लिया, और ये स्पेशल पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोवाइड की थी। पहला ये प्रोवाइड किया था कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हटा देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर अपने हाथ में ले लेगी। दूसरा ये था कि आप जो फंडामेंटल राइट्स को हैं इस टाइम पे कर्टेल कर सकते हो। तीसरा आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जैसे सबके राइट्स को प्रोवाइड करना, जो भी लोगों को स्वच्छ पानी पिलाना, सब कुछ डेमोक्रेसी को सस्टेन करना, ये भी हो सकता है, ये भी टाली जा सकती है, डेमोक्रेसी भी हट सकती है। देन आप देखते हैं कि कैसे इसको डिसीजन सुनाया गया। 25 जून 1975 को जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप, जो फखरुद्दीन प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ पे इमरजेंसी लगा दीजिए तुरंत। फिर मिडनाइट में इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई। न्यूज़पेपर जो ऑफिसर्स थे, ताकि वो कुछ गलत न छापते गवर्नमेंट के खिलाफ। लीडर्स, वर्कर्स, जो अपोजिशन पार्टीज थे, उनको अरेस्ट किया जाने लगे। और कैबिनेट जो होती है PM की, उसको 6 बजे सुबह 6 बजे 26 जून को बताया गया कि इमरजेंसी लग चुकी है। बताइए, ऐसा होता। देन अब हम देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। इमरजेंसी लगने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक जो हो रही थी वो सारी बंद हो गई। अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया गया। एंड जो फ्रीडम, जो प्रेस की फ्रीडम थी, उसको भी कर्टेल कर दिया गया। न्यूज़पेपर को आस्क करना, पूछना पड़ता था कुछ भी लिखने के लिए। इसी को कहा गया कि आपको अगर कुछ भी लिखना है, आपको कुछ भी प्रिंट करना है, तो आपको गवर्नमेंट से पूछना होगा। इसी को कहा गया कि प्रेस सेंसरशिप लग गई थी। एंड जो जामियत इस्लामी और RSS थी, इनको बैन कर दिया गया। प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स को डिसअलाउड कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स जो थे उनको सिटीजन को कर्टेल कर दिया गया। एंड राइट्स ऑफ सिटीजन, जैसे कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो कोर्ट में जा पाए कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है, रिस्टोर करने के लिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स उसके कर्टेल हो गए, रिस्टोर करना भी नहीं जा सकता था वो अपने। एंड एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होता है कि अगर किसी ने क्राइम नहीं किया लेकिन आपको शक है कि क्राइम कर सकता है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा प्रिवेंटिव डिटेंशन का। एंड ये भी इसमें कहा गया कि हम कुछ नहीं बताएंगे कि क्यों हमें अरेस्ट कर रहे हैं। एंड ऐसा भी होता है कि अगर आपको जाना है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया और आपको फ्री होना है कि आपको अनफेयरली अरेस्ट तो नहीं किया गया है, तो आप ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें बताने की क्या ज़रूरत है, हम ऐसे ही अरेस्ट करेंगे सबको। तो हाई कोर्ट ने इस टाइम पर ऐसा डिसीजन दिया कि नहीं, आप चाहे इमरजेंसी हो या ना हो, लोगों को पता होना चाहिए कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। वो अपनी हैबियस कॉर्पस का यूज़ कर सकते हैं।
तो हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। देन सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ओवर रूल्ड कर दिया और हाई कोर्ट के डिसीजन को बिल्कुल तरह से इग्नोर कर दिया। इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट लोगों की जान भी इस टाइम पे ले सकती है और लिबर्टी भी छीन सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन माना जाता है अब तक का सुप्रीम कोर्ट का। ये डिसीजन कब लिया गया था? अप्रैल 1976 में। देन बहुत ज़्यादा और अब हम देखेंगे कि इसके जब ये सब किया गया गवर्नमेंट ने, तो इसके खिलाफ लोगों ने क्या क्या किया। लोगों ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया इमरजेंसी के लिए। जो पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं अरेस्ट हुए थे पहली वेव में, उन लोगों ने छुप गए और अंडरग्राउंड हो गए, और अंडरग्राउंड होते ही उन लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने लगे, लोगों को उकसाने लगे और लिखने लगे इनके खिलाफ छुप छुप के, ताकि सबको अवेयर हो पाएँ कि ये कांग्रेस पार्टी कितना बुरा कर रही है लोगों के साथ। और न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेटमैनशिप, इनको प्रोटेस्ट करने के लिए वो लोग ब्लैंक छोड़ देते कि लोग समझ जाएं कि आप अपने मन से लिख लीजिए कि कैसा ही है ये पार्टी, गवर्नमेंट पार्टी, कि हमें लिखने को मना ही है। तो इसलिए आप जो जो सोचना है गलत गलत उसमें आप सोच सकते हैं, हम ये ब्लैंक स्पेस छोड़ दे रहे हैं। एंड फिर कुछ समय बाद इसको भी बंद करा दिया गया, आप ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते हो। एंड कुछ जैसे कि मेन स्ट्रीम्स एंड क्या कहते हैं यहाँ पे, सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम जो थी मैगजीन्स जो थी, उन लोगों ने बंद ही कर दिया कि हमें वर्क ही नहीं करना है। जब हमारे मन से ही नहीं कर सकते हैं, अगर मीडिया की पावर ही नहीं है तो हमें वर्क ही नहीं करना है। कुछ लोगों ने तो खुले में ही इसको रजिस्ट किया गवर्नमेंट के इमरजेंसी के जो डिसीजन को। जैसे कि कन्नड़ राइटर जो हैं रुकिए एक मिनट, शिवरामा करंत जो हैं, उन जिनको पद्म भूषण मिला था, उन्होंने अपना पद्म भूषण लौटा दिया। एंड फणेश्वर नाथ रेणु जो हैं, जिनको पद्म श्री मिला था, उन्होंने अपने पद्म श्री को लौटा दिया। ऐसे जो एक्ट थे बहुत ही कम लोगों ने किए थे। देन पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए गए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे रूलिंग आई थी, इलाहाबाद को कोर्ट ने कह दिया था कि जो इंदिरा गांधी हैं अब वो पीएम नहीं हैं और एमपी नहीं हैं, क्योंकि तो जैसे कि साय कमीशन ने बताया, सॉरी यहीं पे है ना, रुकिए एक मिनट, सॉरी यहाँ पे है, हाँ ऐसे स्टार्ट। देखिए इस टाइम पे कोर्ट ने जब डिसीजन दे दिया था इंदिरा गांधी कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन इनवैलिड है, इसलिए जो गवर्नमेंट ने अपने बहुत ज़्यादा गलत पावर का यूज़ किया, उन्होंने इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। उसमें कह दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को आप कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते हो। सो ये कितना बुरा बताइए, देखिए किया। और इसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया कि लेजिस्लेचर लोकसभा का टर्म है वो 5 से 6 ईयर कर दिया गया है। एंड इस टाइम पे इमरजेंसी भी लगी है, जिसकी वजह से जो इलेक्शन 1976 में होने थे वो 1978 में होंगे, क्योंकि एक साल आपने टर्म बढ़ा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके, और इमरजेंसी के टाइम में भी आपका 1 साल का बढ़ जाता है टर्म। देन कंट्रोवर्सीज कैसे हुए इमरजेंसी के टाइम में, इमरजेंसी को कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी, लोगों क्या सोचना था इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी सबसे कंट्रोवर्शियल माना जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में। गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली सस्पेंड कर दिया था पूरी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को। एंड इन्वेस्टिगेशन जो थे साय कमीशन ने बताया, इमरजेंसी जो बहुत ज़्यादा थी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस किए गए थे। गवर्नमेंट ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके रख दिया था। अब देखते हैं कि क्या इमरजेंसी ज़रूरी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आप इंटरनल डिस्टर्बेंसेज, अगर आपके यहाँ पे वायलेंस हो रहा है इंटरनली, तो आप लगा सकते हैं इमरजेंसी को। लेकिन 1975 के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, इमरजेंसी लगी नहीं थी। हमारे यहाँ पे एजिटेशंस बहुत ज़्यादा होने लगे थे इसके खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ। एंड क्यों आपने कैसे इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। एंड गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि अपोजिशन पार्टी को ऐसा भी होना चाहिए कि अगर आप रूलिंग पार्टी बनी है तो गवर्नमेंट ने कहा कि अपोजिशन पार्टी को कुछ तो रहम करना चाहिए। इतना ज़्यादा अगर वो पॉलिसीज जो आप अपनी पावर का यूज़ कर रहे हैं, आपको पावर मिली है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो आप गवर्नमेंट को पूरी तरह से उसके जो एम से है वो भटका रहे हैं। कि एम है गवर्नमेंट का कि हमें इम्प्लीमेंट करना है, पूरा प्रोग्राम से डेवलपमेंट करना है, तो आप हमें भटका रहे हो। हमारी जो सारा इंटरेस्ट है आप अपनी तरफ खींच रहे हो कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लग जाते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ये गवर्नमेंट का कहना था। जैसे कि फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट, एजिटेशन, प्रोटेस्ट एंड कलेक्टिवली एक्शंस नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि आप इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा थोड़ा है। कि जैसे सपोर्टर्स थे इंदिरा गांधी ने, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल लगातार प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ जाती है और डिस्ट्रैक्ट हो जाना होता है लोगों को। जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करने में लग जाते हैं, वो कोई भी
इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब देखते हैं कि साहे कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्या क्या थी। जैसे मई 1977 में जब इमरजेंसी हट गई तो मई 1977 में जनता गवर्नमेंट जब बन गई थी, उन्होंने एक जस्टिस जेसी साय के हेड में, जो जेसी साय हेड लीड किया था उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने एक साय कमीशन बनाई थी जिसने इंक्वायर किया था कि क्या क्या गलत काम हुए हैं इमरजेंसी के टाइम में। चीफ जस्टिस ये थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं जेसी साय। इन्होंने इंक्वायर किया कि क्या क्या गलत चीज़ें की गई हैं गवर्नमेंट ने इस टाइम पे। 25 जून में जो 1975 में इमरजेंसी लगे थे उसमें क्या क्या गलत चीज़ें की गई हैं। देन इसमें एग्जामिन किया गया कि एविडेंस, इसको विटनेस टेस्टिमनीज इंक्लूडेड, इसमें बहुत ज़्यादा विटनेसेस का यूज़ किया गया, एविडेंसेस का यूज़ किया गया। इंदिरा गांधी जी को भी बुलाया गया कि आप बताइए कि आपने क्या क्या गलत चीज़ें की हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि, और रिकमेंडेशन को सबको ने सपोर्ट किया कि ये जो रिकमेंडेशन है बिल्कुल सही है। एंड इन रिकमेंडेशन को दोनों हाउसेस में पास भी किया गया कि हाँ बिल्कुल सही है, ये रिकमेंडेशन बिल्कुल सही बात कर रही हैं। देन अब जैसे कि साय कमीशन ने बताया था सबवर्सिव फोर्सेस ट्राइंग प्रोग्रेस। अब जैसे कि लेटर लिखा इंदिरा गांधी जी ने साय कमीशन को कि हमने ये सब जो इमरजेंसी लगाई है वो सिर्फ प्रोग्रेसिव जो प्रोग्राम है हमारे 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है, हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए हाँ हमने इमरजेंसी लगा दी थी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो यह इमरजेंसी है उसका हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से यूज कर लिया था। देन जैसे कुछ पार्टी जो थी, सीपीआई थी, उसने सपोर्ट किया था इमरजेंसी को और कहा था कि कांग्रेस ने बिल्कुल इमरजेंसी लगा के बिल्कुल सही किया है। और उसने कहा कि ये वर्ल्ड वाइड साजिश की जा रही है इंडिया की यूनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए। एंड जब इस पार्टी ने कहा कि ये जो जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण है, इसके जो फॉलोवर्स हैं वो मिडिल क्लास से हैं और वो मिडिल क्लास अपोज कर रही है कांग्रेस की पॉलिसीज़ को, जो कांग्रेस रेडिकल पॉलिसीज ला रही है जैसे लैंड रिफॉर्म हो गया, तो मिडिल क्लास जो है वो इसको अपोज कर रही है। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल गलत है एंड कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही है। लेकिन फिर जब इमरजेंसी हटी तब सीपीआई को समझ में आया कि कांग्रेस ने बहुत गलत किया है, तब उसने कहा कि ये हमारी मिस्टेक हुई है, कांग्रेस को सपोर्ट करना है इमरजेंसी के टाइम में और इमरजेंसी को ही सपोर्ट करना है। जैसे क्रिटिक्स जो थे इमरजेंसी के थे, जैसे कि हमने गवर्नमेंट का आर्गूमेंट पढ़ा, आप देखते हैं कि जो इमरजेंसी के खिलाफ थे उनका क्या कहना था। उनका कहना ये था कि अगर हम लोगों ने आज़ादी कैसे पाई, हम लोगों ने आज़ादी फ्रीडम मूवमेंट से करके ही पाई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी में आप अब प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसकी वजह से हमने लगा दिया है, हमने इमरजेंसी प्रोटेस्ट की वजह से लगा दिया। अब हमारी हिस्ट्री ही प्रोटेस्ट से निकल के आई है, तो हम कैसे प्रोटेस्ट बंद कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना लाजमी सी बात है, लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे, रूलिंग पार्टी प्रोटेस्ट करेगी, बताइए। तो पीपल ने आर्ग्यू किया कि अगर प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं, चलिए मान लिए प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं, तो आपके पास आपको देखना चाहिए ना कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पीसफुल मेजर्स के साथ हो रहे हैं, कोई भी इनमें एंटी वायलेंस क्रिएट नहीं किया गया। और आपके पास तो मेजरमेंट का एक फार्मूला भी है ना, होम मिनिस्ट्री, आप होम मिनिस्ट्री का यूज कर सकते हैं। होम मिनिस्ट्री अगर कह देती थी कि यहाँ पे वायलेंस प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो हम भी मान जाते हैं कि हाँ वायलेंस से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने कहा कि कोई भी वायलेंस से प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। अगर होम मिनिस्ट्री कहती कि हाँ वायलेंस प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये इसी को मॉनिटर करने के लिए बनाई जाती है कि क्या वायलेंस प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, वायलेंस मेथड का लोग यूज़ तो नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट में, तो उन्होंने तो कुछ ऐसा इंप्लीमेंट किया ही नहीं और उन्होंने कुछ ऐसा कहा भी नहीं, तो आप कैसे प्रोटेस्ट कह सकते हैं कि ये वायलेंट मेथड का यूज़ किया जा रहा है और हमें इमरजेंसी लगा दे रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जैसे कि अगर कोई प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो भी रहा है तो आपके पास पावर है कि आप प्रोटेस्ट को लिमिट करने की भी पावर नहीं, आपके पास पुलिस है, आपको इमरजेंसी का सहारा क्यों लेना पड़ा। इन्होंने कहा कि आपने कंट्री को सेव करने के लिए इमरजेंसी नहीं लगाया, आपने अपनी पावर को सेव करने के लिए इमरजेंसी लगाया है, क्योंकि इस टाइम पे आपको रेजिग्नेशन देना ही पड़ता क्योंकि आपका जो इलेक्शन इनवैलिड ही था। सो ये बात कहा गया कि आपने कंट्री को सेव करने के लिए नहीं इमरजेंसी का यूज़ किया, आपने अपने पर्सनल पावर को सेव करने के लिए, इंदिरा गांधी जी ने अपनी पर्सनल पावर को सेव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ का खिलौना बना दिया आपने। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम में क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम से तो सिर्फ भैया लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं और अपने पूरा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने इस टाइम पे जब इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने अनाउंस किए थे 20 पॉइंट्स प्रोग्राम जो थे
इस टाइम पे इन्होंने डिक्लेयर किए थे। इन्होंने कहा था कि हमें इनको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए हम इमरजेंसी लगा दे रहे हैं। और इस टाइम पे ये 20 पॉइंट से प्रोग्राम लेकर भी आई थी। जैसे 20 पॉइंट प्रोग्राम से रिलेटेड थे लैंड रिफॉर्म्स हो गया, लैंड प्रोग्राम्स हो गया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिव्यू हो गया कि एग्रीकल्चर वेजेस के एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेज लेबर, इन सब के लिए ये 20 पॉइंट से प्रोग्राम्स लाए गए थे। देन इन द लेटेस्ट मंथ, इसी मंथ के तो जहाँ इमरजेंसी लगी तुरंत ये वाले पॉइंट से प्रोग्राम्स लेकर आ गए थे गवर्नमेंट ने। देन इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद कुछ लोग बड़े खुशी थे इस टाइम पे। जैसे कि इमरजेंसी लगी, कुछ लोग बड़े खुशी थे कि इमरजेंसी चलो लग गई, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इसकी वजह से हमें फ़ायदा तो हो जाएगा। प्रोटेस्ट की वजह से मार्केट भी नहीं अच्छे से खुल रहे थे, जिसकी वजह से अर्बन मिडिल क्लास बड़ी खुश थी एंड गवर्नमेंट, और एक क्लास जो पुअर क्लास थी वो भी बड़ी खुश थी। वो सोच रही थी कि चलो हमारे पुअर प्रोग्राम तो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, गवर्नमेंट बढ़िया अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आ रही है, पुअर वाले भैया हमारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो कुछ लोग का सोचना था, पुअर लोगों का ये सोचना था, और अर्बन जो मिडिल क्लास थी वो लोग सोच रहे थे मार्केट वार्केट बढ़िया खुल जाएंगे, एजिटेशन नहीं होगी, अरे बढ़िया है, हम बढ़िया फ़ायदा कर डालेंगे सब कुछ। लेकिन जो क्रिटिक्स ने इमरजेंसी के पॉइंट आउट किए, जो आप ये प्रोग्राम लेकर आई हैं ना इंदिरा गांधी जी, आपने सिर्फ इसलिए लेकर आई हैं क्योंकि आपको लोगों को भटकाना है, कि लोगों डाइवर्ट हो जाएंगे कि अरे भैया इंदिरा गांधी जी पिन पॉइंट प्रोग्राम लेके हैं, आप इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर डालेंगी, सब कुछ कर डालेंगी, ये क्रिटिक्स का ये कहना था। देन कि डाइवर्ट करना लोगों, आपका सिर्फ एक मोटिव है कि आपको डाइवर्ट करना है। और इस टाइम पे 676 लीडर्स को अरेस्ट किया गया। साई कमीशन ने बताया कि 1,11,000 जो मेंबर्स पीपल्स थे उनको भी क्या क्या अरेस्ट किया गया इस टाइम पे, डिटेंशन का यूज करके, प्रिवेंटिव डिटेंशन का। एंड साई कमीशन ने ये भी बताया कि जो जनरल मैनेजर थे उस टाइम पे दिल्ली पावर सप्लाई के, उनको एक कॉल आया था किसकी तरफ से, जो ऑफिस ऑफ ल्यूटेंट गवर्नमेंट गवर्नर जो होते हैं दिल्ली के, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं, उनके ऑफिस से एक उनके कॉल आई थी कि आप बिजली काट दीजिए सब जगह के। 2 बजे कॉल आई थी 26 जून 1975 को इलेक्ट्रिसिटी को। फिर 2-3 दिन बाद आई इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में। फिर जब सेंसरशिप को पूरी तरह से अडॉप्ट हो गया कि सेंसरशिप भैया लगी है, आपको कुछ गलत नहीं छाप सकते हैं, क्योंकि अगर बिजली उस टाइम पे हो जाती तो लोग सब जो मीडिया वाले हैं वो सब गलत सलत छाप के रख देते कांग्रेस के खिलाफ, इसलिए इस मीन्स का यूज किया गया कांग्रेस ने। देन ये आपका है कि एक राजन, इसको हम ऊपर से बता दे रहे हैं कि एक राजन एक केरला का एक व्यक्ति था, एंड इसको भी जैसे ये पढ़ रहा था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो इसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। और अरेस्ट होने के साथ साथ इसको जब अरेस्ट किया गया, इसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया और ये ख़त्म हो गया। एंड इसके पापा ने बहुत ज़्यादा खोज की कि इसको कहाँ गया, तो और जब उस टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नेताओं से मिले, लेकिन ऐसा भी था कि उस टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे ये था कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी अपील को सुना नहीं गया। फिर जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई तब इनके पापा गए कोर्ट में, इन्होंने पूछा कि मेरे बच्चे का क्या हुआ, तब इनको पता चला कि डिटेंशन के टाइम पे इनकी मौत हो गई इनके बच्चे की। बताइए, ऐसा हुआ था, लोगों की जानें जा रही थी उस टाइम पे, इमरजेंसी में ऐसा हो रहा था कि लोगों को ऐसा भी नहीं था कि हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसा मेथड का यूज कर रही थी जिसकी जान जा रही थी बच्चों की। अब आप समझिए। देन बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाया गवर्नमेंट की पावर के ऊपर, पीपल्स, जैसे कि और भी एलिगेशन लगाया गया क्रिटिक्स के द्वारा कि जो संजय गांधी हैं ये तो कोई गवर्नमेंट का पार्टी नहीं है, तो ये कैसे यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पावर का। जो ये यंगर सन थे इंदिरा गांधी के, ये कर रहे थे कि जो डिस्प्लेस कर रहे थे लोगों को और स्टरलाइजेशन कर रहे थे, मतलब नसबंदी, मतलब कि बच्चे नहीं आप पैदा कर सकते हैं, ये आप स्टरलाइजेशन का मीन्स होता है। तो ये फोर्सफुली सबको स्टरलाइजेशन करा रहे थे एंड ये डेमोलिशन कर रहे थे, जो घर बने थे लोगों को, इनको सबको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। देन अरेस्ट होने के साथ साथ जो वर्कर्स थे वो इमरजेंसी की वजह से अफेक्टेड, इमरजेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों को भी डिस्ट्रॉय हुआ, उनको अपने घर से जाना पड़ा, डेथ हो गई लोग। अब हमने देखा कि लोगों के डेथ हो रही थी, मारा पीटा जा रहा था, एंड पुअर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था, उनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, स्टरलाइजेशन कराया जा रहा था उनको। एंड ये हैपन हो रहा था नॉर्मल डेमो। अब आप समझ सकते हैं कि जब डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं होती है तो ऐसे ऐसे
को तो ऐसे ही ले रहे हैं। डेमोक्रेसी ये तो है क्या है, जब डेमोक्रेसी जाएगी ना तब आप लोग को पता होगा कि क्या क्या हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। लेसन क्या सीखे हमने इमरजेंसी से, हमने इमरजेंसी से कुछ वीकनेस भी हम दिलाई इसने और कुछ स्ट्रेंथ भी इसने प्रोवाइड किया इंडियन डेमोक्रेसी को। इसमें हमने सीखा कि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी फंक्शन है आपको कुछ देर तक ही हटा सकते हो हमारी कंट्री से, लेकिन क्योंकि ये जब इमरजेंसी लगी उसके तुरंत ही बाद हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक फंक्शन स्टार्ट हो गए थे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे इंडिया को डेमोक्रेसी दूर करना इम्पॉसिबल है। ये हमने सीखी कि एक लेसन ये सीखा कि इमरजेंसी जो है उससे इंडिया को वो डेमोक्रेसी से दूर करना इम्पॉसिबल है। सो सेकंड हमने ये सीखा कि इमरजेंसी ने हमें ये भी सिखाया कि जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में वो अच्छे से लिखे नहीं हूँ, उनमें कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, उनको रेक्टिफाइड करने की ज़रूरत है। जैसे कि इंटरनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम की जा सकती है। अब लिख दिया गया है कि अगर कोई हथियार उठाए हो आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे ही अब इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हो सकती है। और आपको ये भी होगा कि आपको कैबिनेट जो है उससे एडवाइस भी लेनी पड़ेगी। सिर्फ आप प्रेसिडेंट ने पीएम ने कह दिया तो आप प्रेसिडेंट ने लगा दिया इमरजेंसी, ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट को कैबिनेट की तरफ से भी अप्रूवल की ज़रूरत होनी होगी। देन थर्डली हमने ये सीखा कि लोगों को अब अपनी सिविल लिबर्टीज के सिविल राइट्स के जो हैं उनके लिए अवेयर भी हो गए। और जुडिशरी में ये इफेक्ट आया कि जो कोर्ट थे वो और ज़्यादा कोशिश करने लगी लोगों को राइट्स को जो छीन रहे हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए और पनिश करने के लिए उन लोगों को जो छीन रहे हैं। सो अब देखते हैं अदर टॉपिक। हमने देख लिया कि क्या क्या सीख मिली अब हमें इससे, लेकिन हमने ये भी सीखा कि बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि आप गवर्नमेंट चल रही है, डेमोक्रेसी बैलेंस होना चाहिए इसमें कि प्रोटेस्ट एंड गवर्नमेंट फंक्शनिंग के बीच में, हमने ये भी सीखा। एंड सेकेंडली हमने ये सीखा कि इमरजेंसी रूल की वजह से जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। एंड जिसकी वजह से ये सिर्फ कठपुतली बन के रह जाते हैं रूलिंग गवर्नमेंट के। साय कमीशन ने ये कहा, लेकिन ये तो हम अभी भी देख सकते हैं कि इमरजेंसी को छोड़िए अभी भी लोग जो ये पुलिस डिपार्टमेंट है एंड सिविल सर्विस के जो डिपार्टमेंट है एंड ब्यूरोक्रेसी है वो सिर्फ हाथ का कठपुतली बन गई हैं। सो पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, जैसे इमरजेंसी ने मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्टिंग लेसन क्या सिखाया इमरजेंसी ने। इमरजेंसी ओवर होने के बाद लोकसभा इलेक्शन अनाउंस हो गए 1977 में। जब ये इलेक्शन एक रेफरेंडम की तरह, जिसको इमरजेंसी पसंद आई हो वो कांग्रेस के लिए वोट कर सकता है, जिसको नहीं पसंद आई हो वो अदर पार्टीज़ के लिए वोट कर सकता है। तो इस टाइम पे जो मेजर अपोजिशन की पार्टीज़ थी उन लोगों ने नारा दिया कि सेव डेमोक्रेसी। और ये जो इमरजेंसी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था, नॉर्थ इंडिया में हुआ था। तो जो पीपल ने डिसीजन सुनाया वो इमरजेंसी को ध्यान में रख कर ही सुनाया। एंड जिसने गलत किया था उसको गलत पनिश भी किया गया। सो लेशन एंड क्लियर गवर्नमेंट्स जो थे उसने गवर्नमेंट जो कांग्रेस पार्टी थी उसको देखा गया कि इसने एंटी डेमोक्रेटिक मेजर्स का यूज किया गया है। एंड हमने ये भी सीख लिया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट गलत मेजर्स का यूज करती है, एंटी डेमोक्रेटिक मेजर्स का यूज करती है, उसको वोटर्स पनिश ज़रूर करते हैं। ऐसा हम 1977 के इलेक्शन में भी देख सकते हैं। कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस को पनिश किया, कांग्रेस हार गई। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस कैसे हारती है। जनवरी 1977 में जब 18 मंथ के बाद, इमरजेंसी के 18 मंथ के बाद जनवरी 1977 में कहा गया कि हम इलेक्शन मार्च 1977 में करा देंगे। जो पॉलिटिकल लीडर्स जो अरेस्टेड थे उनको छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी तैयारी की एंड इलेक्शन के लिए। और ये जो सारी पार्टीज़ के लीडर थे ये सारी पार्टीज़ ने एक पार्टी बना दी है, क्योंकि ये लोग जान गए थे कि अगर हम लोग बढ़ जाएंगे फिर से वोट डिवाइड हो जाएंगे, कांग्रेस फिर से जीत जाएगी। इसलिए इन लोगों ने एक पार्टी ही बना दी, जिसको क्या कहा गया, एक जनता पार्टी। उन लोगों ने जो मेजर अपोजिशन पार्टी थे इन्होंने जनता पार्टी का फॉर्मेशन कर दिया। जो जनता पार्टी का फॉर्मेशन तो कर दिया इन्होंने, जैसे कि न्यू पार्टी इन्होंने बना दिया जनता पार्टी जिसे कहा गया। इसमें लीडरशिप किसकी थी, जयप्रकाश नारायण की। कुछ लीडर्स ने जो इमरजेंसी में अपोज किया था वो कांग्रेस के ही कुछ लीडर जो थे उन्होंने जिसको अपोज किया था, क्या कहते हैं, कांग्रेस को ही। और इमरजेंसी लगाने की वजह से वो लोग भी इस पार्टी में मर्ज हो गए और कुछ कांग्रेस लीडर ने अपनी अपनी पार्टियां बना लिया इससे हट के कांग्रेस पार्टी से, जैसे कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। फिर बाद में देखा गया कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई गई, वो फिर
फिर से जनता पार्टी के साथ मिल गई। फिर जनता पार्टी जनता पार्टी ने ये कहा कि आपके लिए रेफरेंडम की तरह है ये इलेक्शन, अगर आपको इमरजेंसी पसंद आई तो आप यस कर सकते हैं, आपको इमरजेंसी नहीं पसंद आई नो कर सकते हैं। तो आपको अगर इसी में करना है तो आप वोटिंग एक रेफरेंडम की तरह है, अगर पसंद आई तो यस कर दीजिए, कांग्रेस को जिता दीजिए, अगर नहीं पसंद आई थी तो आप नो कर दीजिए एंड कांग्रेस को हरा दीजिए। यही आपके पास एक मेथड है। इसने इसका जो कैंपेन जो था वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे ही था कि आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे डिस्ट्रॉय हुई है इमरजेंसी के टाइम में, और कांग्रेस ने ही ये डिस्ट्रॉय किया है। तो ये सब यही प्रोटेस्ट करने लगे, यही नारा अपना देने लगे। जयप्रकाश नारायण जी को एक पॉपुलर सिंबल की तरह देखा जाना है कि यही सिर्फ डेमोक्रेसी को लेकर आ सकते हैं। जैसे जनता पार्टी आल्सो इंश्योर्ड दैट नॉन कांग्रेस वोट्स वुड नॉट बी डिवाइडेड। ये देखिए हमने बताया ना कि जब जनता पार्टी को इसलिए बनाया गया था कि जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ का वोट डिवाइड ना हो और कांग्रेस हार जाए। लेकिन जैसे रिजल्ट देखा गया तो सब लोग सरप्राइज हो गए। जो कांग्रेस पार्टी कभी हार नहीं रही थी उसने सेंटर में अपना खो दिया, सेंटर में अब वो हट गई सेंटर से, उसको 154 सीट्स बस लोकसभा में मिली एंड पॉपुलर वोट्स जो थे उसके 35% भी कम थे, जैसे 35% से भी कम लोगों ने उसको वोट किया था। देन जनता पार्टी एंड इट्स अलायंस ने जनता पार्टी और उसके अलायंस ने 330 सीटें जीती। 542 सीटों में लोकसभा में जनता पार्टी ने इसके अकेले 295 सीट्स जीती और क्लियर मेजोरिटी भी थी इनकी। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखा गया, कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से हार गई थी, जैसे कि बिहार में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में एंड पंजाब में, और एक एक सीटें कांग्रेस ने सिर्फ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में जीती थी। इंदिरा गांधी को अपने रायबरेली से हार गई थी और उनके लड़के संजय गांधी अमेठी से हार गए थे। कांग्रेस ने इलेक्शन सब जगह कांग्रेस हार गई थी, सिर्फ देखा गया कि साउथ में नहीं हारी है। क्यों नहीं हारी? क्योंकि साउथ में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा ना इमरजेंसी का। सो इमरजेंसी के इफेक्ट पे अभी नहीं, जैसे कि सबने कहा कि इमरजेंसी के, जैसे कि जनता पार्टी का क्या था, आप इमरजेंसी को एक रेफरेंडम की तरह जनता पार्टी ने यूज किया, लेकिन जो साउथ में था वो ऐसा नहीं था। साउथ में उन्होंने इम्पैक्ट की वजह से, जैसे इम्पैक्ट ऐसा देखा गया कि इमरजेंसी के रेफरेंडम सिर्फ इमरजेंसी पे नहीं थे, रेफरेंडम एक इमरजेंसी के इम्पैक्ट पे थे। जैसे जहाँ पे इम्पैक्ट नहीं अच्छा हुआ, इमरजेंसी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ, इसकी वजह से वहाँ पे उनको वोटिंग बहुत अच्छे से दे दी गई। जहाँ पे वो इमरजेंसी का इम्पैक्ट गलत हुआ वहाँ पे उनको वोटिंग नहीं दी गई कांग्रेस को। देख सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र, गुजरात एंड उड़ीसा में, सदर्न स्टेट्स में, यहाँ पे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोटिंग की गई। और ये था कि क्योंकि इम्पैक्ट जो इमरजेंसी का था इन स्टेट्स में ज़्यादा पड़ा नहीं था एंड डिसप्लेसमेंट जैसे हो गया, रिलोकेशन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, सिर्फ नदर्न स्टेट को झेलना पड़ा था, इसलिए नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। सो और ये भी एक रीजन कहा जाता है कि जो मिडिल क्लास थी इस टाइम पे 1977 में नॉर्थ इंडिया की, वो हट के कांग्रेस पार्टी से वो जाने लगी थी जनता पार्टी की तरफ। ये भी एक मेन रीजन कहा जाता है कि कांग्रेस के हारने का। ये भी हम कह सकते हैं कि 1977 का इलेक्शन नॉट मेयरली अबाउट द इमरजेंसी के हिसाब नहीं था, इमरजेंसी के इम्पैक्ट के हिसाब से और मिडिल क्लास जो हट रही थी कांग्रेस पार्टी से उनके हिसाब से भी था। जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977 में इलेक्शन जीत तो जाती है, लेकिन इलेक्शन के बाद में तीन कंपटीटर अराइज होते हैं। देखा कि तीन मेन लीडर थे जो पीएम बनना चाहते थे, मोरारजी देसाई जी एंड जगजीवन राम जी एंड चरण सिंह जी। चरण सिंह जी यूपी के लीडर थे, जगजीवन राम जी सीनियर लीडर थे कांग्रेस के एंड जो ये मोरारजी देसाई थी वो कांग्रेस ओ के लीडर थे, वो राइवल थे इंदिरा गांधी के 1966 एंड 1967 के इलेक्शन के टाइम में। देन अपोजिशन जो थी, जैसे इमरजेंसी के टाइम में ये जो अपोजिशन पार्टी साथ में तो आ गई थी, लेकिन ये माना गया इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इनकी कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं, इनकी कोई लीडरशिप नहीं है। जनता पार्टी कोई भी चेंज नहीं ला पाई पॉलिटिक्स में। जनता पार्टी 18 मंथ में ही उसने मेजोरिटी खो दी एंड मोरारजी देसाई ने अपनी गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है, उसको लूज कर दिया। और क्योंकि जो चरण सिंह थे उन्होंने अपना सपोर्ट हटा दिया जनता पार्टी से एंड चरण सिंह ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना दी, लेकिन ये सरकार भी कुछ दिनों तक ही रही और जनवरी 1980 में फिर फ्रेश इलेक्शन हुए। इस टाइम पे जो कांग्रेस ने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली। जहाँ जहाँ पे कांग्रेस नॉर्थ में जीती थी वहीं पे उसने बहुत अच्छे से जीत हासिल की। इसकी वजह से हम ये भी सीख हमें मिलती है कि अगर हमारे
गवर्नमेंट अच्छे से नहीं है, गवर्नमेंट अनस्टेबल है और क्वारल करती ही रहती है, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट टिक नहीं पाएगी, ये भी हमने सीख ली। अब लेगेसी क्या है, 1977 एंड 80 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं 1969 से ही कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा अपने में चेंज कर लिया था। पहले जो कांग्रेस पार्टी सोशलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल पार्टी की तरह जान जाती है, जिसमें सारे सोशल ग्रुप इंक्लूडेड थे, सारे आइडियोलॉजी के ग्रुप इंक्लूडेड थे, वो सिर्फ अब पुअर सेक्शन सोसाइटी के लिए वर्क करती थी, इसलिए वो पुअर की पार्टी के नाम से जाने लगी थी। एंड उसको सिर्फ आप लेफ्ट पार्टी आप कह सकते थे, जो सिर्फ पुअर के लिए काम करती थी। अब सेंट्रिस्ट पार्टी नहीं बची थी। और इस टाइम पे हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने सिर्फ नॉन कांग्रेसिज्म का अपने साथ रखा। जैसे हम 1977 के इलेक्शन में देख सकते हैं कि सारे अपोजिशन पार्टी साथ में मिलकर आ गए थे और उन्होंने जनता पार्टी का फॉर्मेशन कर दिया था। देन हम देखेंगे कि इस टाइम पे ऐसा मुद्दा भी उठने लगा था 1977 में कि रिजर्वेशन होना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस का, क्योंकि ये लोग बैकवर्ड क्लासेस की वजह से ही कांग्रेस हारी थी 1977 के इलेक्शन में। एंड ये लोग 1977 के इलेक्शन में जनता पार्टी इन्हीं की वजह से मेजरली जीती भी थी, इसलिए बैकवर्ड क्लासेज के रिजर्वेशन की बात होने लगी 1977 में। एंड जो नदर्न स्टेट में सबसे पहला जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था इनको। एंड रिजर्वेशन जैसे हम देख सकते हैं, एंड फिर जनता पार्टी ने भी इसको नेशन वाइड पूरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने मंडल कमीशन भी अपॉइंट किया था 1978 में। एंड इसके फिर रिकमेंडेशन हम अगले चैप्टर में तो इसके बारे में पढ़ेंगे ही, मंडल कमीशन के बारे में, लेकिन हम इसके लिए आपको डिस्कशन में बता देते हैं। ये कमीशन अपॉइंट की गई थी कि आप देखिए वो जो बैकवर्ड क्लासेज हैं वो क्या हैं और उनकी कंडीशन कैसी है, और आप बताइए हम इनकी कंडीशन को कैसे सुधार सकते हैं। तो ये जो मंडल कमीशन थे, इन्होंने बताया था कि अगर आप 27% रिजर्वेशन अगर इनको जॉब्स में एंड एजुकेशन सेक्टर में दिला दे तो इनकी कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। इसलिए जब तक जैसे कि 1978 में इनको क्या कहते हैं 1978 में अपॉइंट की गई थी ये कमीशन को, लेकिन इसको 2 साल लग गए अपनी रिपोर्ट को पेश करने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लग गया। और जो जनता पार्टी थी वो हट गई थी अब सरकार से और कांग्रेस पार्टी आ गई थी सरकार में, इसलिए कांग्रेस ने इसके डिसीजन को कोई भी भाव ही नहीं दिया। इसलिए 1990 में जब क्या कहते हैं गवर्नमेंट बनेगी, वीपी सिंह के उसके हेड होंगे, तब ये नेशनल फ्रंट जो गवर्नमेंट थी तब वो इम्प्लीमेंट करेगी इस डिसीजन को। और इस डिसीजन के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज हो गए थे, क्योंकि अब जनरल कास्ट ही बची, जिसके पास रिजर्वेशन नहीं थे, सब के पास रिजर्वेशन आ गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके साथ प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज हुए। देन कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम पे अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुए हैं। एंड इसको क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो जुडिशरी है उसको कम करने के लिए, जैसे कि लोकसभा में आप उसके इलेक्शन को कर नहीं सकते, अपना टर्म बढ़ा देना, अनफेयर चेंजेस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ कि पॉलिटिकल क्राइसिस भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ। पॉलिटिकल क्राइसिस मतलब कि डेमोक्रेटिक फंक्शन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना, डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं होना। तो ये माना जाता है कि ये जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है, पॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंस है, ये ज़्यादा पॉलिटिकल जो क्राइसिस है वो ज़्यादा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के कंपेरिजन में, ये ज़्यादा घातक रहा। अब हम देखेंगे कि अनदर जो क्रिटिकल इशू एमर्ज हुआ इस टाइम पे कि क्या बैलेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में, क्या बैलेंस सस्टेन होना चाहिए, कि कितना प्रोटेस्ट अपोजिशन को करना चाहिए और कैसे रूलिंग पार्टी को वर्क करना चाहिए, ये भी मुद्दा उठने लगा। अब हम बॉक्सेस देख लेते हैं। ये हमारा चैप्टर तो एंड हो गया। बॉक्सेस जो हमारे बचे हैं, ये वाला बॉक्स, ये तो वेट कौन सा बचा है बॉक्स हमारा, ये मैं बता चुका हूँ, बॉक्स भी हमारे कंप्लीट ही हैं शायद। ये वाला डेमोलिशन में है, जैसे कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ था कहाँ पे, जो झुग्गी झोपड़ी बनी थी, या झुग्गी झोपड़ी को बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस किया गया था। तुर्कमैन गेट में जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी थी उनको डिस्प्लेस करके एक बैरन एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया था यमुना रिवर के पास में। और इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन का यूज़ किया गया था। कुछ लोगों, जैसे उस टाइम पे कंपलसरी हो गया था सबको स्टेरिलाइजेशन कराना है, इसलिए जो रिच पीपल्स होते थे वो लोग पुअर लोगों को ज़मीन दे देते थे और उनका स्टेरिलाइजेशन करा देते थे अपनी वजह से, अपने को बचाने के लिए। ऐसा भी हो रहा था उस टाइम पे और डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था।
और कोई बॉक्स? एनीथिंग एल्स रिमेंड? वी रेड अबाउट दिस Sai Commission we read, and what we have to railway strike we read. So majorly we have completed all the topics, and the boxes I will make the boxes very soon, like these boxes where like these boxes Morarji Desai and other leader boxes I will make for sure, because in our exam maybe question can come from these boxes. So very soon I will make a video on the boxes. So thank you so much. If you are liking my video, please subscribe my channel and like the video. Thank you.